हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर से हम लोग पूनमलाल दहिया की ये जो बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं, प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मिडिवल इंडिया। अब ये प्रोविंशियल किंगडम्स जो हैं मध्यकालीन भारत के, जैसा कि आप नाम देख सकते हो, ये प्रोविंशियल यानी कि प्रोविंसेस की यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में हमारी कहानी कहाँ पर चल रही थी? दिल्ली सल्तनत की चल रही है, राइट? ख़त्म हो गया यानी कि दिल्ली सल्तनत। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो मुझे दिल्ली सल्तनत का ज़रा आप में से कोई एरिया बता दो, वो एरिया कहाँ पर था, कहाँ रूल था दिल्ली सल्तनत का? मैं नॉर्दर्न इंडिया कह सकता हूँ कुल मिलाकर शॉर्ट में, है ना? अब नॉर्दर्न इंडिया के अलावा आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये एरियाज भी तो डिस्कस करने लायक है कि जब दिल्ली सल्तनत का रूल नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा था तो वेस्टर्न इंडिया में कौन है, ईस्टर्न इंडिया में कौन सी पावर्स हैं और दक्षिण भारत में कौन है ना? हमें इस चैप्टर के अंदर बस इस ट्रायंगुलर पैटर्न को समझना है। मतलब ये कोई लिंक नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन कौन सी पावर्स हैं बस इसको समझना है, ठीक है? ये चैप्टर का जो कंटेंट है दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर के अंदर ही मर्ज हो जाता, लेकिन फिर वो चैप्टर अगेन वही वाली बात है कि 100 पेजों का बन जाता, ठीक है? तो उन्होंने पहले नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत को समझा दिया, इस चैप्टर में वो वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के अंदर कंटेम्प्रेरी दिल्ली सल्तनत के साथ क्या क्या रूलर्स और क्या क्या चल रहा था उसको समझा देंगे। जैसे ये वाली चीज़ खत्म होगी आपकी, अगला चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा मुगल एम्पायर। क्योंकि लास्ट आपने क्या देखा था दिल्ली सल्तनत में, जब हमने चैप्टर खत्म करा था, इब्राहिम लोधी, लास्ट वीक रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑफ द लोधी डायनेस्टी, है ना? उसका युद्ध होता है 1526 में, राइट, 1526 में, ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, विच केम टू बी नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके साथ होता है? बाबर के साथ होता है। और बाबर के अराइवल के साथ ही क्या स्टार्ट हो जाता है भारत में? मुगल एम्पायर। अब ये प्रोविंशियल किंगडम्स आपको यहां पर दे रखे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला, दिल्ली को अगर हटा दो तो उसको चैप्टर नंबर 11 मान लो आप अपना। अभी हम चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, आप इसको चैप्टर नंबर 11 मान लो अपना, दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा प्रोविंशियल किंगडम्स और कौन कौन से थे? कश्मीर, राजपूत स्टेट्स, सिंध, गुजरात, मालवा रीजन, जौनपुर, बंगाल, गोंडवाना, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे असम की भी, गुजरात, खंदेश, बहमानी किंगडम, गोंडवाना, विजयनगर एम्पायर, ठीक है? तो देखते हैं इसको। राइटर आपसे बोल रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था, दिल्ली सल्तनत जो एक्सपेंड हो रही थी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ या अंडर द सपोर्ट ऑफ वेरियस दिल्ली सुल्तान्स, तो वो अपनी एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसीज को बढ़ाते चल रहे थे। कैसे? अलग अलग एरियाज के ऊपर कब्जा करके, उनको एनेक्स करके, स्टेट्स लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा, और कुछ राजपूताना स्टेट्स टू, लाइक रणथंबोर, जलोर, नगौर एंड अजमेर। दक्षिण भारत की कुछ डेक्कन स्टेट्स भी थी, लाइक वरंगल, तेलंगाना, कुछ रूलर्स यादव्स ऑफ देवगिरी, सदर्न स्टेट्स ऑफ द होयसालास ऑफ दौर समुद्र एंड पांड्यास ऑफ मदुरै। 13वीं शताब्दी के बाद, यानी कि अराउंड द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इंटरनल वीकनेस के चलते दिल्ली सल्तनत की जो मजबूती थी वो टूटने लगी। इट स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। और इस टाइम पर क्या हुआ, दिल्ली के सुल्तानों ने अंडर वेरियस डायनेस्टीज, स्लेव डायनेस्टी की आप बात करो, खिलजी की, तुगलक की, सैयद की, लोदीज की, जो अभी तक अलग अलग इन सारे प्रोविंसेस को उन्होंने संभाल के रखा था आफ्टर देयर एनेक्सेशन, दिल्ली सल्तनत की खुद की वीकनेस के चलते और उनके खुद के डिसइंटीग्रेशन के चलते ये एक ऐसा समय था कि कुछ जो प्रोविंशियल रूलर्स थे उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर कर दी फ्रॉम द रूल ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और इसी के चलते बड़े सारे रीजनल स्टेट जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हुए। ये कहानी, ये वाला इतिहास सेम श्रेया वैसे ही इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को
मौर्यन स्टेट के अंतर्गत श्री अशोक जो था वो चक्रवर्तन सम्राट था, सारे के सारे टेरिटरीज राज्यों को संभाल के रखा हुआ था, है ना। बेटे और बेटी के जाने के बाद उस टाइम तक भी मतलब काफी लोग शांति रहे थे, चुप ही रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था एकदम से ये अशोक के परिवार को क्या हो गया। लेकिन उसके बाद मौर्यन एम्पायर का हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सेम वही चीज है। गुप्ता एम्पायर में भी आप देख लो, अच्छा खासा सारे के सारे रूलर्स जो थे, ये विक्रमादित्य वगैरह सबने कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। जैसे ही आगे वाले रूलर्स वीक होते हैं, एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। जिन जिन टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर रखा था उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था कि नहीं। जैसा कि एंशियंट इंडिया का जो इतिहास था ये दोबारा से अपने आप को दोहराता है मेडिवल इंडिया में। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड द behmani किंगडम, दे वर अ रिजल्ट ऑफ एजर्शन ऑफ पावर बाय प्रोविंशियल ऑफिसर्स। कहने का मतलब ये है, विजयनगर एम्पायर और behmani किंगडम बनते ही नहीं, ये इसलिए बने क्योंकि पहले तो ये दिल्ली सल्तनत की छत्र छाया में थे। छत्र छाया इन द सेंस के यहाँ पर दिल्ली सल्तनत ने अपने एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन की पॉलिसीज के चलते अंडर द बैनर ऑफ वेरियस सुल्तान्स इन रीजन्स पर कब्जा करके रखा हुआ था, जो कि बाद में दिल्ली सल्तनत की डिसइंटीग्रेशन के बाद और आगे चलकर वीक सुल्तानों की पॉलिसीज के तहत इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा एंड इन्होंने अपनी एक सेपरेट नींव रखी, एक सेपरेट जड़ बनाई अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम की। ठीक है। दक्षिण भारत में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर दो पावरफुल आपको किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, एक behmani किंगडम, एक विजयनगर। विजयनगर एम्पायर, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूं, ये जो behmani किंगडम है ना, यहां पर भी मुसलमान लोगों का शासन था, लेकिन ये वो मुसलमान नहीं है जो कि दिल्ली सल्तनत से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहां पर ना इनको बोला जाता था डेक्कन के सुल्तान। जिसको बोला जाता है डेक्कन सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ऊपर है, ये डेक्कन सल्तनत है। रिलेशनशिप देखो जरा, यहां पर एक, यहां पर, और उड़ीसा को आप इस रीजन के अंदर समझ लो। ठीक है। यहां पर कौन थे? गजापति रूलर्स। ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है। इनका एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, क्लाइमेक्स पावर पर पहुंचेगा, अपनी एपेक्स पावर पर पहुंचेगा। बस एक युद्ध होगा, आगे वाले रूलर जो है वो रहेंगे नहीं, और यहां पर इनका मिलिट्री कमांडर जो होगा, इनके खानदान का जो प्रोमिनेंट कमांडर था, वो जिंदा रह जाएगा और वो एक वॉर में हार जाएगा। जब मिली भगत हो गई थी गजापति रूलर्स और डेक्कन सुल्तानों की, उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ, पता है आप लोगों को, किसी को? बैटल ऑफ तलीकोटा। बैटल ऑफ तलीकोटा, या इसका एक ना शायद दूसरा नाम भी होता है अजीबोगरीब, राक्षसी तंगड़ी। बैटल ऑफ तलीकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। ठीक है। इसके बाद विजयनगर एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन ध्वस्त करने से पहले हम इसकी पावर को देखेंगे इस चैप्टर के हाफ पोर्शन तक। ठीक है। जब तक हम लोग विजयनगर एम्पायर, behmani किंगडम
और उड़ीसा में इतनी ज़्यादा बात हो नहीं रखी यहाँ पर वैसे गजापति रूलर्स की, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका रिलेशन था। मैंने आपको अगर याद होगा पूनमलाल दहिया के कुछ चैप्टर्स में जब हम पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया वगैरह, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इनके बीच में लड़ाइयाँ रहती थी लेकिन रिलेशनशिप भी काफ़ी काफ़ी अच्छे थे, इन द सेंस के जब इंटरनल सक्सेशन के डिस्प्यूट्स होते थे ना, जैसे मान लो कि विजयनगर एम्पायर में इनकी फैमिली में गद्दी पर कौन बैठेगा इसको लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गया, तो गजापति रूलर्स और डेक्कन सुल्तान उस डिस्प्यूट को शांत करवाने की कोशिश करते थे। सिमिलरली विजयनगर रूलर्स के यहाँ जब भी हवन होता था तो अब बीइंग मुस्लिम डेक्कन सल्तनत वाले तो लोग तो आएंगे नहीं, लेकिन गजापति रूलर जो थे उड़ीसा के, इनका खानदान, इनकी बीवी बच्चे विजयनगर एम्पायर वालों के आते थे। जब भी विरूपाक्षा टेम्पल में पंपा देवी या विरूपाक्षा की पूजा आराधना होती थी, और याद है वो कल्याण मंडप, वो ऐसा मंडप जो विजयनगर एम्पायर के साथ एसोसिएटेड था, देवी देवताओं की शादी करवाई जाती थी वहाँ पर। यूपीएससी का क्वेश्चन भी है 2019 का प्रीलिम्स का, याद है? तो अगर ऐसा कोई ओकेशन होता था तो वहाँ पर गजापति रूलर्स अपने बीवी बच्चों को लेकर आते थे और हवन वगैरह या जो भी पूजा आराधना चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एंड बेहमानी किंगडम दे वर अ रिजल्ट ऑफ एजर्शन ऑफ पावर बाय प्रोविंशियल ऑफिसर्स। मतलब जब प्रोविंशियल किंगडम्स के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे थे दिल्ली के सुल्तान, आगे चलकर दिल्ली सल्तनत जब वीक होती है, उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है, तो जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स पहले यही करते थे ना मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आप जानते हो, वीक रूलर्स को देखते हुए अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देना, सेम सिमिलर सी चीज़ है। ये जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स थे इन्होंने अपनी पावर को एजर्ट करना शुरू करा। अब ऐसे कोई प्रोविंशियल ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? एक है हरिहर एंड बुक्का। इनका पूरा नाम, यहीं से विजयनगर एम्पायर की कहानी, विजयनगर किंगडम की कहानी शुरू होती है, उनके डायनेस्टी की कहानी शुरू होती है। पूरा नाम, ये सरनेम जो यूज करते थे, हरिहर राय, बुक्का राय। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा ये लोग नाम क्या लगाते थे, टाइटल क्या यूज करते थे? रायास। आपको पता ना, जैसे हम बोलते हैं कृष्णदेव राय, है ना? उसके बाद ये तो हो गया हरिहर राय, बुक्का राय। ये किसको स्टैब्लिश करेंगे? विजयनगर एम्पायर को। बेहमानी किंगडम इसको स्टैब्लिश करेगा। अगेन ये भी एक प्रोविंशियल ऑफिसर ही था, यानी कि प्रोविंशियल किंगडम ही था इसका, बेहमानी रीजन। आगे चलकर दिल्ली सल्तनत वीक होती है और ये भी अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं कि बेहमानी राज्य को हम लोग अलग राज्य बनाने जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से अलग, जैसा कि हरिहर राय, बुक्का राय ने करा। ये दोनों कौन थे? ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन बेहमान शाह, अलाउद्दीन हसन बेहमान शाह। ठीक है, याद रखना है, फाउंडर्स हैं ये। ये वाली चीज क्लास 12 में यहां पर आप ना इसका वैल्यू एडिशन आज ही कर लेना, या इसको देख लेना वीकेंड पे जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन अच्छी तो है लेकिन उतनी नहीं है गिवन जितनी, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूनमलाल दहिया के अंदर आप यहाँ पर जाओगे ना, ये देखो क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी थीम 2, थीम 2 मतलब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। हाँ, ये एनसी, अच्छा इसका एक मिनट में भेजता हूँ। आप यहाँ पर जाओगे, 5th चैप्टर मैंने आपको बताया था ट्रैवलर्स, आप ट्रैवलर्स भी कर लो, विजयनगर एम्पायर में बहुत हेल्प आपको होगी, मैं सर बता रहा हूँ। आपकी कंप्लीट, मतलब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद आप ट्रैवलर्स और इसको करके। तो देखो मैं एक बार बताऊँ, मैंने जानबूझ के और कोई चैप्टर्स क्यों नहीं डाल रखे यहाँ पर। 5th से शुरू होती है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री,
1 से लेकर 4 तक थीम 1 की बुक है क्लास 12 में, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक वो एंशियंट हिस्ट्री है। 5 से लेकर आई थिंक 9 या 10 चैप्टर्स हैं, वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है। फिर उसके बाद 15 चैप्टर तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। मैंने यहाँ पर 5 और 7 ही डाल रखा है, बाकी मैंने कवर करवा रखे हैं लेकिन अपलोड कोई नहीं कर रखे ये, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो विजयनगर एम्पायर, और यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर आऊँ, 1 मिनट देना मुझे। जो श्रेया इस बारी एक क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे हम परेशान हो रहे थे उसमें फिल्म्स के अंदर, कि अंग्रेजों के कुछ नाम थे और वो बोल रहा था कि बताओ ये पेयरिंग में कुछ 4-5 अंग्रेजों के नाम दे रखे थे, बताओ ये हिस्टोरियन थे, पेंटर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्या थे, है ना। एक इसका नाम आया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी का, ठीक है, ये इंजीनियर और एंटीक्वेरियन था। ये इन्होंने जो यूपीएससी ने क्वेश्चन निकाला इस बारी 2023 के फिल्म में, इस लाइन से निकाला। मैं इसलिए बोलता हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड बुक्स एक तरफ और ये एक तरफ, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पंपा देवी बता रहा हूँ, वीरूपक्षा बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, पूरी शिद्दत से सब कुछ कवर करवा रखा है, ठीक है। एक चीज़ मुझे आपको और दिखानी है, ज़रा रुकना। हाँ ये देखो, ये देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, 2 ब्रदर्स हरिहर राय एंड बुक्कर राय। और अभी देखो मैं रिलेशनशिप समझा रहा था ना श्रेया, रायस नायक्स उड़ीसा के गजापति रूलर्स, ठीक है, और सुल्तान, डेक्कन सुल्तान के बीच में। तो ये यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। देखो डेक्कन सुल्तान, गजापति रूलर्स, इनके बीच में जब भिड़प हो जाती थी, एक दूसरे की मदद करते थे, वैसे लड़ते रहते थे। 2 भाइयों ने एम्पायर फाउंड करा था, हरिहर राय, बुक्का राय। यानी कि इधर आपको पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अगर आप पूनम दला दहिया नहीं भी पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। ओके, इसको इसके साथ साथ निपटा लो, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ विजयनगर के बारे में नहीं है, और भी है, लेकिन विजयनगर का पर्सपेक्टिव यार इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर। मज़े नहीं आए मुझे तो बिल्कुल। मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि ये पूनम दलाल दहिया से विजयनगर कर लो, तो मैं कहूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, क्या कर लो, बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यूपीएससी इतनी ईजी इन्फॉर्मेशन तो कुछ उठाएगी नहीं। क्लास 12 की ये जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसमें दम है विजयनगर एम्पायर, क्योंकि चैप्टर ही डेडिकेटेड वही पूरा का पूरा है, और कोई फालतू बातें कर ही नहीं रखी हैं किसी और एम्पायर के बारे में। और उनके कंटेम्प्रेरी जो जिससे लड़ाइयाँ थी वो समझा रखा है उन्होंने, बैटल ऑफ तलीकोटा, और ये आपका राक्षसी तंगड़ी, और उसी के अंदर फिर वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, ये बैटल्स जिसमें ये हार गए थे आगे चलकर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 2 भाई थे, हरिहर राय, बुक्का राय, इन्होंने बनाया विजयनगर एम्पायर, और behmani किंगडम इस्टेब्लिश करा गया अलाउद्दीन हसर behमान शाह के द्वारा। तो सिमिलरली जो सल्तनत थी गुजरात के अंदर, मालवा रीजन के अंदर, बंगाल और जौनपुर के अंदर, वाराणसी के पास, दे इमर्ज एज पावरफुल किंगडम्स। यानी कि हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, हम कर्नाटका की तरफ चलेंगे तो विजयनगर एम्पायर को पढ़ेंगे, फिर हम behmani किंगडम को भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर, इन सारे रीजन्स को पढ़ेंगे, असम वगैरह, मतलब जितने भी आपको ये गिवन है ना, ये हम इन सारे रीजन्स के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे ज़्यादातर, लेकिन डिस्कशन हमारी behmani किंगडम और विजयनगर एम्पायर के आसपास घूमेगी, ठीक है। 50% चैप्टर ये है, और 50% दूसरे जो प्रोविंशियल किंगडम्स हैं उनके बारे में। अगेन यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स कम मिलेंगे दोस्तों। एक चैप्टर आया था जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हमारी खत्म होती है गुप्ता एम्पायर के बाद, सारे रूलर्स के बारे में डिस्कशन थी, ज़्यादातर आपको यहाँ पर रूलर्स मिलेंगे। लेकिन उन रूलर्स के बारे में पढ़ते हुए हम कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, कल्चरल एलिमेंट्स, उन्होंने क्या सिक्के, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी,
वो क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर के जो रूलर्स हैं वो बोरिंग नहीं है, वो टफ नहीं है, लेंदी भी नहीं है। तो दिस कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंशियल स्टेट्स, इसको इनकी जो पहचान थी वो ये थी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चल रहा था इनका, एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी ये यहाँ पर हो रही थी। एज वेयर एवर गुड एग्रीकल्चर एक्टिविटी टुक प्लेस, जहाँ पर भी अच्छी खेती बाड़ी होती है उसकी वजह से ना ही सिर्फ पॉपुलेशन को राहत मिलती है, बट इट जनरेटेड अ लार्ज सरप्लस दैट कुड बी सोल्ड एंड वेल्थ कुड बी जनरेटेड। इसकी वजह से पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इमर्ज हुए जिन्होंने एग्रीकल्चर सरप्लस को कंट्रोल करना स्टार्ट करा। जैसे कि आप जानते हो, अगर ये नॉर्दर्न इंडिया होता तो उसको हम लोग बोलते जमींदार, है ना। अब सम मेंबर्स ऑफ दिस पावरफुल सेक्शन एजर्टेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपना दबदबा, अपना बोलबाला उस रीजन में बनाया, पॉलिटिकल पावर एक्वायर करी और वो उस रीजन के राजा बन गए, और उन्होंने अपने खुद के किंग बन गए, तो किंगडम बनाए और रूलिंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश करी कि हमारे खानदान से ही हमारा बच्चा, बेटी, हमारा भांजा, भतीजा, यही सब जो है वो बनेंगे राजा महाराजा। ठीक है। वेरेस समटाइम्स सम ग्रुप्स केम फ्रॉम आउटसाइड हु कॉन्कर्ड द लैंड, कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकेम पावरफुल। यानी कि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप दिल्ली सल्तनत को साइड कर दो, बाकी जितने भी अलग अलग एरियाज की बात होती है, स्पेशली दक्षिण भारत की, लेकिन सिर्फ दक्षिण भारत नहीं, मैं स्पेशली कह रहा हूँ दक्षिण भारत, वहाँ पर दो तरह के सिनेरियो थे। एक ऐसे लोग जो खेती बाड़ी करते थे, आगे चलकर उन्होंने खेती बाड़ी सिर्फ करी नहीं, एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर कब्जा कर लिया। वो वहाँ के एक तरीके से पावरफुल लैंडलॉर्ड्स बन गए, जमींदार बन गए, फ्यूडल क्लास बन गए। उन्होंने अपने आप को एजर्ट करा और राजा महाराजा अपने आप को डिक्लेयर करा और किंगडम और डायनेस्टिक रूल को इस्टेब्लिश करा। कुछ लोग ऐसे थे, जैसे पहला वाला केस के अंदर तो जो खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं या फिर खेती बाड़ी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, वो उधर के लोकल लोग ही हैं, शुरू से वो वही रह रहे थे, उनका खानदान वही रह रहा था। कुछ ऐसे लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसका एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, वो कन्नौज रीजन में रह रहे हैं यूपी के, और कर्नाटका में जाकर पहल करने लगे वो, और कर्नाटका में एक रीजन में जाकर उन्होंने आक्रमण करा लोगों के ऊपर, वहाँ के लोकल विलेज हेडमैन के ऊपर, लीडर्स के ऊपर या राजा के ऊपर, या वो बाहर से चले आए, आक्रमण बिना करे भी चले आए, और वहाँ पर अपना धीरे धीरे करते 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 1 2 3 जनरेशन के बाद अपना बोलबाला स्टैब्लिश कर लिया। दो तरह की मतलब पावर यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। ठीक है। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है इस बात की। तो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इज दैट जितने भी किंगडम्स थे, दे हैड अ रीजनल हिस्ट्री दैट प्री डेटेड द सल्तनत पीरियड। मतलब ये यहाँ पर तब से बसे हुए हैं जब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई भी नहीं थी। तो फिर हम इनको कंटेम्प्रेरी क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने यहाँ पर इन प्रोविंशियल किंगडम्स के ऊपर आक्रमण करके, इनकी एनेक्सेशन करके, इनके ऊपर कब्जा करा था। उनकी जो एक्सपेंशनिज्म और जो कंसोलिडेशन की जो पॉलिसीज होती थी, उसके चलते, सिर्फ उसी के चलते जो ये जो रीजनल किंगडम्स थे, जो पहले इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता एंजॉय कर रहे थे, वो फिर दिल्ली सल्तनत की छत्र छाया में आ गए। आगे चलकर जब दिल्ली सल्तनत वीक पड़ता है, सुल्तान वीक हो जाते हैं, इतने अच्छे से टिक नहीं पाता दिल्ली सल्तनत, बात उसके सर्वाइवल के ऊपर आ जाती है। ये मौके की आड़ को देखते हुए, मौके की आड़ में एक अच्छी सिचुएशन को देखते हुए ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बंगाल एक इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम था 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी में अंडर द पाला रूलर्स, लेकिन बंगाल के ऊपर कब्जा कर लेंगे दिल्ली के सुल्तान, एंड सब्सिक्वेंटली द 10th सेंचुरी अंडर द सेना रूलर्स। तो यानी कि इनका इतिहास तो दिल्ली सल्तनत से भी पुराना है ना। इवन द रीजनल स्टेट ऑफ विजयनगर, इट रूल्ड ओवर डिफरेंट कल्चरल जोन्स।
तो इट शुड बी नोटेड दैट ये जो प्रोविंशियल किंगडम्स हैं दे नेवर डिसअपियर्ड दो द रीजनल डायनेस्टीज गेन्ड एंड लॉस्ट पावर एंड द रीजन्स चेंज देयर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। लेकिन प्रोविंशियल किंगडम्स ने ऐसा कभी नहीं था कि वो लुप्त हो गए। जो रीजनल डायनेस्टीज हैं वो बस ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है कि वो सत्ता में कभी आ रही हैं, कभी उनकी पावर छिन जा रही है, कोई और वहाँ पर आ जा रहा है, वो रीजन वहीं का वहीं रहेगा। जैसे राइटर यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, बंगाल वहीं का वहीं है, थोड़ी सी इसकी टेरिटरी बढ़ाना या इसकी टेरिटरी थोड़ा सा कम होना वो डिपेंड करता है कि पाल रूलर्स का रवैया क्या था और सेना रूलर्स का रवैया क्या था। अब पाल रूलर्स का खानदान यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रह सका, बाद में सेना रूलर्स यहाँ पर आए, लेकिन एरिया बंगाल तो बंगाल ही रहा। ठीक है, तो इवन दो दीज स्टेट्स डिड वेज वॉर्स अमंग देमसेल्व्स, लेकिन ये फिर भी रीजन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे। जैसे मैंने आपको बताया डेक्कन सुल्तान, गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा और विजयनगर एम्पायर, ये आपस में लड़ते थे, लेकिन फिर भी इनकी लड़ाई कभी ऐसी भी नहीं थी कि उस रीजन में उथल पुथल आ गई हो। रीजनल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनका मानना ये था अगर स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, जैसा कि ये वाली चीज़ उत्तर भारत में भी लागू होती है। यूपीएससी ने पूछा भी इसके ऊपर क्वेश्चन कि 3 युद्ध लड़े गए आज तक पानीपत की धरती पर, पानीपत की भूमि पर, तो वो पानीपत ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि खेती बाड़ी का नुकसान ना हो, है ना, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनका नुकसान ना हो। सिमिलरली दक्षिण भारत में या कहीं पर भी जब ये इस जमाने के अंदर, मैं पहले वाले जमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम पीरियड पर स्पेशली अगर आप साउथ इंडिया में देखो तो विजयनगर एम्पायर, बहमानी किंगडम, डेक्कन सुल्तान, गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा, इन सबके बीच में अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था कि वो स्मूथली चलते थे, टसल होती थी, लेकिन फिर भी इतने भयंकर वाले रिलेशनशिप खराब भी नहीं हुए थे कि रीजनल इंस्टेबिलिटी आ जाए। वो अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे, और दूसरे रूलर्स भी वो चीज़ सोचते थे कि हाँ, पॉपुलेशन का टिके रहना, एग्रीकल्चर फील्ड्स का टिके रहना, अनाजों के भंडार का मेंटेन रहना, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो किंगडम सामने वाला हो चाहे वो हम हो, क्योंकि अगर यही सब बेसिक चीज़ें ज़रूरतें अगर यहाँ पर ख़त्म हो गई तो हम टिक नहीं सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दीज डिफरेंट रीजनल डायनेस्टीज हैड देयर ओन वाइब्रेंट कल्चर एंड एक्सक्लूसिव आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फॉर्म्स, और ये भी आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे। जैसे गजापति रूलर्स ने विजयनगर एम्पायर वालों की खानदान में जब ये हवन वगैरह के लिए, पूजा पाठ के लिए आते थे ना, तो उनके मंदिर की नक्काशी देखते थे, विरूपक्षा टेम्पल, पंपा देवी के, इन्होंने गोपुरम कैसा बनवा रखा है और दीवारों पर नक्काशी क्या करा रखी है, एंट्रेंस वॉल कैसी बनवा रखी है, सिमिलर डिज़ाइन, सिमिलर पैटर्न उन लोगों ने फिर अपने ओडिशा के मंदिरों में जाकर बनवाया। और जब विजयनगर एम्पायर वालों की फैमिली गजापति रूलर्स के जाती थी हवन वगैरह पर या डिनर पर, लंच पर, किसी भी पूजा पाठ के सिनेरियो में, तो वो वहाँ के आर्किटेक्चरल फीचर्स को बोरो कर कर उनके गीत संगीत या जो भी भगवान के लिए नाच गाना मंदिरों में होता था, ऐसी प्रक्रिया को अडॉप्ट करके फिर वो उन्होंने विजयनगर एम्पायर के अंदर भी उनके मंदिरों में भी अडॉप्ट करवाना शुरू करवाई। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फॉर्म्स के तहत ये सारे के सारे जो रीजनल किंगडम्स हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए आए हैं। और ये वाली बात मैंने क्लास 12 में जो अभी आपको प्लेलिस्ट शेयर करी है, जो विजयनगर एम्पायर वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। विजयनगर एम्पायर के अंदर वो एनसीईआरटी हद तक गई है। श्रेया, पता है क्या होता था? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ किसी और चैप्टर में ये वाली चीज़, हिस्ट्री में ही, आपका शॉपिंग करने का मन नहीं है, ठीक है, अब आप किसी दुकान के अंदर घुसे, आपका मूड जो है ना वो बनाया जाएगा आपके आसपास के ऑरा को क्रिएट करके। कभी ऐसी शॉप श्रेया इमेजिन कर सकते हो? ऐसा तो मॉल में भी नहीं हो सकता, कभी किसी फॉरेन लोकेशन पे भी नहीं हो सकता। विजयनगर एम्पायर में, दक्षिण भारत में, सोच के देखो, कर्नाटका रीजन में विजयनगर एम्पायर में ऐसी दुकानें थी। आप दुकानों के अंदर घुसे, एक झूला टंगा हुआ है, एक लड़की बैठी हुई है बड़ी सुंदर सी, 2 लड़कियां उसको झुला रही हैं, और वो लड़की जो झूले पे बैठी हुई है वो वायलिन या सितार बजा रही है, और परफ्यूम की फ्रेगनेंस पूरे दुकान में फैली हुई है, और लाइटली वो झूला झूल रही है। अब आपको दुकानदार, मान लो कि अगर आप बंदे और उस लड़की को देख रहे हो, ठीक है, या फिर लड़की ही हो, बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात ऑरा की है, और दुकानदार आपको जो भी चीज़ समझा रहा है, तो एक वो ऑरा ही आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे
लाइट म्यूजिक कभी भी चलता रहे ना तो इट मेक्स यू स्लीपी, इट मेक्स यू काम, आपको स्ट्रेस फ्री वो बनाता है। लाइट म्यूजिक सुनते हुए या मेडिटेशन से, एक मेडिटेटिव मूड से उठते हुए आप कभी भी एकदम से उत्तेजित होकर गुस्सा नहीं कर सकते, वो होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। और सामने वाला आपको, बात यहाँ पर ये नहीं थी, किसी किसी प्रकार की ये मक्कारी नहीं थी कि दुकानदारों को सामान भेजना है तो ये टैक्टिक अपना रहे हैं। वो एक आलम ऐसा रहता था पूरे के पूरे मार्केट का, और ऐसा कोई आइटम नहीं था जो कि मिलता नहीं था विजयनगर एम्पायर में, उनकी मार्केट में। घोड़े तक की दुकान थी, आप घोड़ा भी खरीद सकते हो, और वो भी लोकल घोड़े नहीं, पर्शियन गल्फ से आए हुए घोड़े, अरेबियन हॉर्सेस। और ये वाली चीज़ मैंने आपको बताया भी था, बहुत क्लोज लिंक है विजयनगर एम्पायर में और दिल्ली सल्तनत के खिलजी डायनेस्टी में, है ना। वो भी घोड़े अलाउद्दीन खिलजी बाहर से मंगवाता था, ये भी बाहर से मंगवाते थे। वो भी हॉर्स की ब्रांडिंग करता था, ये विजयनगर एम्पायर वाले भी हॉर्स की ब्रांडिंग करते थे। वहां पर नाम क्या होता था, दाग एंड चेहरा सिस्टम, याद है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ठीक है। पता नहीं वाली चीज सारी याद है। तो दीज प्रोविंशियल किंगडम्स जो थे, दे वर नॉट क्लोज आइसोलेटेड एरियाज, रेदर दे वर इन कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन। फिर चाहे वो रिलीजियस डोमेन हो, कल्चरल डोमेन हो या इकोनॉमिक डोमेन हो, आसपास के किंगडम्स के साथ ही आपस में इंट्रैक्शन करते थे। अभी मैंने आपको बताया, इतना बार मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूँ कि उनका जब हवन होगा, कोई फेस्टिवल होगा, तभी ये वहाँ पर जाएंगे। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो विजयनगर एम्पायर वालों के यहाँ होता था, वो क्या था, महानवामी डब्बा। अब ये डब्बा वैसे तो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन फेस्टिवल को भी यही बोला जाता है महानवामी। अब महानवामी क्या है, हम जिस चीज़ में आजकल बैठे हुए हैं नवरात्रों में, ठीक है। और इसके बाद महानवामी बोला जाता था, 9 दिन के तो नवरात्रि, महानवामी कौन सा, नवरात्रि जब खत्म होते हैं इसके बाद क्या आता है, दशहरा, दशमी दशहरा होता है। तो ये एक 10 दिन का फेस्टिवल चलता था। 10 दिन का जब ये फेस्टिवल चलता था तो इसके बाद क्या करा जाता था, यहाँ पर जो रायास थे, लाइक कृष्णदेव राय आप मान लो, ये आके हॉर्सेस को चेक करते थे, ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करते थे दूसरे राजा महाराजाओं से, अपने ऑफिसर्स को प्रमोशन देना या उनका डिमोशन करना, ये सब करते थे। और चेक करते थे कि हमारी सेना कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, ये सब कुछ राजा आके फील्ड में इंस्पेक्शन करता था, ठीक है। और ये बहुत बड़ी एक ओपन फील्ड थी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के, लेक्चर प्रोसीड होने दो फिर दिखाता हूँ, ठीक है। फेस्टिवल का नाम क्या था, महानवामी डब्बा फेस्टिवल, ओके। और डब्बा वैसे एक स्ट्रक्चर है, ओके। तो फॉर इंस्टेंस अर्ली विजयनगर रूलर जो हैं, दे कॉल्ड देमसेल्व्स हिंदू सुरात्रन, मीनिंग हिंदू सुल्तान, वेयर द टर्म सुल्तान वॉज बोरोड फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो देखो एक टर्म बोरो करी गई, यानी कि कल्चरल आइडेंटिटी बोरो करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है, सुनने में अच्छा लगता है, सुल्तान टर्म सुनने में अच्छा लगता है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। सिमिलरली द इक्तेदारी सिस्टम, याद है अलग अलग प्रोविंसेस, जो आप एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल को बांटोगे, उसको बोलोगे सैलरी वगैरह रेवेन्यू वगैरह यहीं से निकालो, मेंटेन करो, एक्सेस रेवेन्यू जो है वो किसको पहुंचा देना, दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा देना, याद है इक्तेदारी सिस्टम, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत का जो इक्तेदारी सिस्टम था, इट इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर एंड बहमानी किंगडम। यहाँ पर हाँ, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे ना विजयनगर किंगडम के, तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो देयर वर वेल इस्टेब्लिश ट्रेड एंड कॉमर्स लिंक्स, और रेगुलर माइग्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी कारीगरों की, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे विजयनगर एम्पायर के कारीगर अब मंदिर बनाने जा रहे हैं ओडिशा में गजापति रूलर्स का, ये गजापति रूलर्स के जो कारीगर हैं, या मंदिर के ऊपर नक्काशी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन्होंने कुछ एक स्ट्रक्चर बना रखा है, वो हो सकता है बहमानी किंगडम चले आए, डेक्कन के सुल्तानों के पास चले आए, और उनका कोई
डोम या फिर आर्क स्टाइल का आर्किटेक्चर है, कोई मस्जिद है, उसको बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे भी कारीगरों की फॉर्म में भी आपको कल्चर्स की, लोगों की आदान प्रदान, एक माइग्रेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो देयर वर वेल established ट्रेड एंड कॉमर्स नेटवर्क्स एंड रेगुलर माइग्रेशन ऑफ आर्टिसंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एज एविडेंट इन द माइग्रेशन ऑफ सिल्क वीवर्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जितनी भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि किसको क्या कहा जाता है। जैसे पूनमदरा है तो लास्ट में एक बॉक्स भी मेंशन कर देता है। वो बॉक्स अच्छा है लेकिन सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि आप जब चैप्टर को पढ़ते हो बीच में से और भी तो आपको टर्म्स आते रहते हैं, इस टैक्स को ये नाम दिया जाता था, इसको ये बोला जाता था। अब जैसे हम प्रीवियस चैप्टर को ही देख लो श्रेया, हम जब वो बॉक्स पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत का जो एंड में जाकर था, जिसके अंदर ये सारी अरेबिक और पर्शियन टर्म्स गिवन थी, लेकिन फिर उसने दाग और चेहरा सिस्टम तो वहाँ पर नहीं दिया। हमें उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो आप अपना टेबल, अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। बुक से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि वो बनी बनाई आपको मिल जाएगी और वो सफिशिएंट होगी। सफिशिएंट कुछ भी नहीं होता। आपको इतने सारे सोर्सेज में जो पढ़ा रहा हूँ, आप अपने आप को सक्षम बनाओ कि आप हर जगह से कंपाइलेशन करके एक जगह पर सारी बातें जिसके बारे में जहाँ डिस्कशन होनी चाहिए वो आप एक जगह पर कंपाइल करो। तो यहाँ पर सिल्क वीवर्स का एक टाइटल था पट्टा नुलकर। तो जो पट्टा नुलकर जो थे फ्रॉम द गुजरात रीजन, अब ये गुजरात के पतन रीजन से थे। आपको पता ना गुजरात के अंदर एक रीजन है, एक डिस्ट्रिक्ट या सिटी या टाउन है पटन, ठीक है। तो फ्रॉम द गुजरात रीजन टू द विजयनगर स्टेट इन द 15th सेंचुरी। तो जो सिल्क वीवर से पट्टनुलकर ये गुजरात रीजन से विजयनगर एम्पायर तक जाते थे। अच्छा, विजयनगर एम्पायर है कहाँ पर, मतलब स्टेट कौन सी है? कर्नाटका, बस बस है कर्नाटका, ठीक है। नहीं, प्रोमिनेंटली कर्नाटका ही है। वो मैं बताता हूँ आपको सिर्फ कर्नाटका में क्यों कह रहा हूँ। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के बीच में ही था विजयनगर। नहीं नहीं, ये जो पूरे का पूरा ये जो रीजन है ना यहाँ तक, ये दिख रहा है ऐसा इनकी एक्सपेंशन पॉलिसी है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग हुई ना कृष्णा तुंगभद्रा दोआब से, ये और ये ऐसे करके, तो वो आपका कर्नाटका रीजन है। एक्सपेंशनिज्म करने को जहाँ मर्जी कर लो, वो अलग बात है। अच्छा, तभी मैं कहूँ, मैं इतनी सारी स्टेट में अब ये कहाँ से नाम आ रहे हैं। मैं बसा हुआ था आपकी आंखों में। कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी हिस्ट्री, ये इंट्रोडक्शन समझ में आई इसकी विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो बेहमानी किंगडम कहाँ पर है? विजयनगर एम्पायर से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, महाराष्ट्र साइड है। और वो बताओ, जो गदापति रूलर से उड़ीसा के, वो विजयनगर एम्पायर से कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड पर, ठीक है। ये यहाँ पर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।